अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। सबसे पहले उनकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है उनकी तरफ से। और उसके बाद बात करेंगे जनाब, एक और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वैसे तो वो थैले में भी सबको नज़र आ रही थी क्योंकि थैला ही ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर बाहर आके मियाऊं मियाऊं भी कर रही है। तो इस बिल्ली से भी आपको मिलवाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जनाब, जो मोहम्मद अकरम सुप्रिटेंडेंट जेल थे साबिक अडयाला जेल के, उनके ऊपर मज़ीद क्या वारदात की गई है, उसके अंदर क्या है। उमर अयूब साहब कल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेस में मौजूद थे। इस स्पेस में उन्हें काफ़ी टफ टाइम मिला। इसके ऊपर थोड़ा सा तज्ज़िया आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बजाय इसके कि मैं पहले ख़बरों की तरफ जाऊँ, पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने नए सूट के ऊपर मुबारकबाद दी हुई थी। अच्छा, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। सारे लोग पूछ रहे थे कि नया जोड़ा आपने पहन लिया है और जनाब आपने 800 रुपये में लिया है क्या। बल्कि एक जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने बाकायदा कहा कि नाम लेकर मुझे मेंशन करें क्योंकि मैंने आपको मुबारकबाद दी है। तो वो सईद काशिफ उनका गालिबन नाम था। और भाई आप लोगों का शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना, नया जोड़ा था। और ये जोड़ा 800 का है या कितने का, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। उसकी वजह ये कि ये जोड़ा मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। किस्सा ये है कि 28 अगस्त को मेरी सालगिरह हुआ करती है और सालगिरह पे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बड़ा अच्छा सा डिनर भी दिया ज़बरदस्त, और साथ में ये उन्होंने जोड़ा गिफ्ट किया। तो वो जोड़ा मैंने उस दिन पहन रखा था। तो इसके लिए चूँकि अब वो गिफ्ट है तो मुझे एग्जैक्ट उसके प्राइस नहीं पता, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आप लोग बड़ा कीनली देखते हैं और सारे आपको पता है कि मेरे जोड़े कौन से पुराने कौन से नए। कुछ तो ये है कि हैं भी बड़े कम, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इतना कोई ख़ास मुझे कपड़े जूतों का शौक़ नहीं है, इसलिए कम होते हैं। और कुछ ये है कि फिर जो आमतौर पे घर में जैसे मैं होती हूँ उसी तरह से ही मैं कर लिया करती हूँ व्लॉग भी, तो कोई ख़ास उसका एहतमाम नहीं होता तैयारी का। तो बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने आज अडयाला में जो गुफ्तगू की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जी आज एक बात की है, सबसे पहले तो बहुत ही दिलचस्प भी है और इससे आप उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाज़ा भी लगाएं। और उनका जो जहन है वो इतनी देर से जेल में रहने के बावजूद भी कितना फ्रेश है, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल गुजर चुका है जेल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी वो कितने हशाश बशाश हैं। इस एक फ़िक्रे से आपको जो है वो पता चल जाता है कि कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, और कितना फ्री माइंड के साथ वो सोचते हैं और कहते हैं बातें। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियाँ होने वाली हैं। एक तो इस बात पे एंट्री होने वाली है कि जो इन्होंने 2.5-3 साल वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाया, उसके ऊपर तकरीरें की, इतना कुछ बोला, इतना इन्होंने कहा। ख्वाजा आसिफ ने कितना बुरा भला कहा फ़ौज को, एहसन इकबाल ने हमूद रहमान कमीशन का जिक्र सबसे पहले किया, फिर ख़ुद मियाँ साहब क्या कुछ कहते रहे, और ये सब चीज़ें होती रहीं। और उसके बाद वोट को इज़्ज़त दो का इन्होंने इतना बयानिया बनाने के बाद जिस तरह बूट को इज़्ज़त दी, तो जो ये इतना बड़ा यू टर्न है, इसके ऊपर सबसे पहले तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी। दूसरी उन्होंने जो बड़ी दिलचस्प बात की वो ये कि नवाज शरीफ साहब 4 चीफ्स को भी अपने साथ मिलाकर इलेक्शन हार गए। अब ज़ाहिर है उनका इशारा मुख्तलिफ चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ और DGISI मेरा ख्याल है उनकी तरफ है, साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब भी होंगे। तो वो कहते हैं जी 4 अंपायर भी उन्होंने साथ मिला लिए, इसके बावजूद भी वो इलेक्शन अपना हार गए, सीट अपनी हार गए। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये भी, इसकी भी एंट्री होनी चाहिए। अब इस बात में आप सिर्फ ये शरारत देख लें तो आपको पता चल जाता है कि खान साहब जेल की बैरक में भी बैठे कैसे दाड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये चारे मियाँ साहब हैं जो कि आज़ाद फ़िज़ा में भी हैं, हुकूमतें भी ली हुई हैं, इसके बावजूद उनकी बकरी जैसी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। इतने कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं वो कि ना वो मीडिया को फेस कर सकते हैं, एक इंटरव्यू नहीं किसी बंदे को दे सकते, मतलब किसी अपने भी सहाफ़ी को, लीगी सहाफ़ी को भी इंटरव्यू देने की जुर्रत नहीं कर रहे बेचारे। और लोगों से सामना नहीं कर सकते, आवाम से सामना नहीं कर सकते। तो वजह यही है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं तो फिर आप सीना चौड़ा करके लोगों में नहीं निकल सकते, फिर आप मीडिया की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त मियाँ साहब को दरपेश है। तो किस तरह से फिर शेर बकरी बनता है और बकरी शेर बनती है, इसका हम अंदाज़ा जो है वो अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये बात बड़ी पते की इमरान खान साहब ने की है। और दूसरी तरफ उन्होंने
इसमें जो उनका एक ह्यूमर और विट है उससे पता चलता है कि वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर कितने फ्रेश हैं कि उनको बात कहने के लिए आज भी कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। और दबाव या प्रेशर की बात तो अलग रही, अदरवाइज़ भी मतलब उनकी आप सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखें कितनी बहाल है अभी तक। तो ये एक बड़ा दिलचस्प आज का उनका फ़िक्रा था। बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सफोर्ड के चांसलर की भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनता हूँ तो ये बड़े एजाज़ की बात होगी पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी। अगर नहीं भी बनता तो कोई बात नहीं। तो वो बड़ा इसको लाइटली उन्होंने जवाब दिया। 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि जो 9 मई है वो बेसिकली इस पूरा जो सेटअप है इसका एक तरह से आप कह लें ख़ास तौर पर नून लीग का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्योंकि अगर इनको लगता है कि 9 मई का मामला किसी तरफ हल हो गया तो फिर तो इनको कौन मुंह लगाएगा, इनका तो सारा जो कबाड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी मुज़ाकरात की भी बात होती है, जब भी कभी 9 मई के हवाले से कोई चीज़ें किसी तरफ लगने लगती हैं तो ये हर वक्त हर बात पर 9 मई 9 मई 9 मई का राग लापना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इनकी एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी बनी हुई है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आज भी हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज उठाई, उन लोगों से पूछा जाए और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो रिपीट किया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी बातचीत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, मैंने पहले भी कहा था, किसी से भी तैयार हैं। बाकी महमूद खान अचकज़ई से बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है और हमने उन्हें कहा हुआ है कि आप बिल्कुल बातचीत करें। बाकी अगर कोई सॉलिड चीज़ सामने आती है तो उस पर ज़रूर डिस्कस होगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं आज भी ये समझता हूँ कि बातचीत उन्हीं से होनी चाहिए जो फ़ैसले का इख्तियार भी रखते हैं। तो अगेन उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया कि इस्टेब्लिशमेंट से ही कोई मानी ख़ेज़ बातचीत हो सकती है। दूसरा उन्होंने एक और बात की कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं उनको ओहदे पर रखने के लिए अदलिया के ऊपर इस वक्त बाकायदा एक वार जारी है, एक हमला किया जा रहा है, जो कि हम सबको नज़र भी आ रहा है कि मुख्तलिफ जजेस जो कहीं पे भी रास्ता में रुकावट नज़र आ रहे हैं उनको किस तरीके से अंडर प्रेशर किया जा रहा है। तो ये भी इमरान खान साहब समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बहाल रखने की ही एक सूरत हाल है। इसके ऊपर एक ख़बर भी है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जी जो मामला है किसका 8 सितंबर के जलसे का, इसकी बेसिकली 3 अगराज़ मकासद हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि हम जो अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी हवालगी का वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि हकीकी आज़ादी चाहते हैं, जो सिस्टम एक झगड़ा हुआ है इस वक्त आप सबको पता है, कहते हैं कि हम उससे आज़ादी चाहते हैं। और तीसरी जी चीज़ उन्होंने कही है वो उन्होंने कहा है कि जी आज़ाद अदलिया के लिए हम ये जलसा करना चाहते हैं, क्योंकि अदलिया जो है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव है, तो उनके हक़ में भी हम ये जलसा करेंगे, उनके हवाले से भी आवाज़ उठाएंगे। तो 8 सितंबर का जो जलसा है उसके ऊपर इमरान खान साहब काफ़ी फोकस रखे हुए हैं। उसके बाद जी आपको बाकी ये बातें उनकी थी सबसे मेरा ख्याल सारी मैंने कर दी हैं। आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी सवाल किया करते हैं आज वो खामोश थे। तो इमरान खान साहब ने फिर जियो के रिपोर्टर शब्बीर डार से पूछा कि भाई आज सहाफ़ी सवाल नहीं कर रहे, हैरान भी वो हुए। तो उनसे भी पूछा कि भाई क्या बात है, सवाल क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने आगे से फिर होंठों के ऊपर उंगली रख के जवाब दिया कि जी बस हमें यही ऑर्डर है कि खामोश रहना है। और उसके बाद फिर वो इमरान खान साहब भी हंसने लगे और वो भी मुस्कुराने लगे। शब्बीर डार साहब को भी बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन जियो की इंतज़ामिया ने उन्हें बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि उनके ऊपर कुछ प्रेशर तो है, तो वो उस तरह वोकल होकर सवाल जवाब नहीं कर रहे होंगे, तो खामोश होंगे। तो इसी बात पर इमरान खान साहब जो थे वो हैरान भी हुए और उन्होंने फिर उनसे ख़ुद भी बात कर ली। तो ये थी जी इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू आज अडियाला जेल में। बाकी आज जुडिशल रिमांड में उनकी तौसी हो गई है। जो तोशा खाना वाला केस है 16 सितंबर तक, अब इसमें ज़मानत जो है वो 6 सितंबर को उसकी दरख्वास्त पर समात होनी है। और बाकी वो मामला वैसे ही चल रहे हैं, उसमें अभी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है। अब आ जाते हैं जी इस बात की तरफ कि कौन सी बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आई है। एक्सटेंशन वाली बात के ऊपर काफ़ी चीज़ें आपको पता है आती जाती रहती थी, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले को काफ़ी हद तक क्लियरिफाई कर दिया है। और नईम अशरफ भट्ट साहब से खुसूसी इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बात बिल्कुल कही कि उन्हें तौसी नहीं चाहिए, वो तौसी नहीं चाहते। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर हाँ उम्र की हद बढ़ाई जाती है रिटायरमेंट के हद तक, तो फिर उस सूरत में अगर कोई उन्हें तौसी मिलती है तो उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ़ जस्टिस साहब भी कमाल ही हैं। वैसे बात तो एक ही हुई
भाई आप कान इस तरफ से पकड़ लें या यूं घुमा के पकड़ लें, बात तो वही है कि आपको एक्सटेंशन मिल रही है और आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मुझे दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस इसमें ये वो कर रहे हैं कि जी अकेले अगर एक्सटेंशन अकेले काजी फायज ईसा साहब के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है वो चैलेंज भी होगा और उस पर होगा। हाँ, वो ये समझते हैं कि सबको ही इस गंगा में नहला दो, तमाम जो जजेस हैं उनकी जो उम्र की हद है वो बढ़ा दो, तो उस सूरत में वो भी उनके साथ मिल जाएं तो फिर ठीक है, अपने ही लोग तनकीद नहीं करेंगे। तो अगर खाली उनकी बढ़ाई गई तो फिर बाकी सारी जुडिशरी उनके अगेंस्ट हो जाएगी। तो वो बस चाहते तो हैं तौसील लेना, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको इस तरीके से किया जाए कि जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि उनके ऊपर तनकीद का जो मवाद है वो कम मिल सके। लेकिन सवाल फिर वही कि इसका मतलब है ये तो नहीं है वो कह रहे कि वो काम नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि वो अपने ओहदे पे बरकरार रहना चाहते हैं और तौसी के लिए अभी तक ख्वाहिशमंद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फिर उस पर कवर करने की कोशिश की कि जी बार बार इसको डिस्कस ना करें, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं चाहते वो तौसी, तो भाई नहीं चाहते तो क्लैरिफाई करें, सीधे सीधी बात करें कि भाई मैं नहीं चाहता, बाकी जो मर्जी आप करते फिरें, मुझे ना बीच में शामिल करें। और अगर इतनी ही हुकूमत क्लियर है तो अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल दे, बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जब नहीं ऐसा करते तो इसका मतलब यही है कि पीछे पूरी कोशिश अभी तक जारी और सारी है। तो किसी हद तक ये बात तो अब काफ़ी क्लियर हो गई है, ये झूठ ही है अगर कोई कहता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नहीं एक्सटेंशन चाहते। अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के बाद। बाकी एक और जो मामला था, मोहम्मद अकरम साहब जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल 14 अगस्त से लापता हैं और अभी तक बाजियाब भी नहीं हुए। तो पहले हमने देखा कि उनके घर के हवाले से एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि जी घर खाली करें, और उसके बाद अब एक और आज नई इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिश के ऊपर उनको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है और शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया कि जवाब दें। अब ये पुराना मामला था, कोई जेल में कैदियों की लड़ाई छड़ाई हुई थी, उसके हवाले से वो भी मलबा जो है वो उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया और उसकी जिम्मेदारी उन पर आयद करते हुए ये कह दिया गया है कि जी इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और इस सिलसिले में प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि क्या मजाक इन्होंने बना दिया इस मुल्क को कि एक बंदा लापता है, तो बजाय इसके कि सबसे पहले तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्र ये होनी चाहिए कि भाई पहले बंदे को तो पता करें वो है कहाँ पे, उसको तो बाजियाब कराएं, उसको तो सामने लेकर आएँ। पहले एक दफ़ा उसको तो आप लेके आएँ, उसके बाद उसका एहतसाब कर लें कि उसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। लेकिन सबसे पहले तो आपकी फ़िक्र ये होनी चाहिए कि बंदा है कहाँ। लेकिन यहाँ पर कितनी दिलचस्प बात है कि बंदा सामने नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाइयों पे कार्रवाइयाँ चली जा रही हैं। कभी कोई उसके ऊपर मसला डाल रहे हैं, कभी कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम धर रहे हैं, लेकिन बंदा नहीं बाजियाब कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ख़ुद देख लें कि किस तरह कानून का मजाक बनता है इस मुल्क में। हालांकि बहुत से लोगों का तो अपना ख्याल यही है कि बंदा इन्हीं के पास ही है। बहरहाल अब उसको एक्सपोज नहीं कर रहे क्योंकि फिर बातें काफ़ी सारी निकल आती हैं बाहर। आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे जी, उमर अयूब साहब कल एक पीटीआई की स्पेस में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बहुत सारे अहम एक्टिविस्ट लोग भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने फिर जो उमर अयूब साहब को एक बड़ा ही टफ़ टाइम दिया है, बहुत ही टफ़ टाइम दिया। मैं कुछ उसके क्लिप्स देख रही थी, सुन रही थी, तो भाई बात बड़ी सीधी सी है कि उमर अयूब साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों या कोई भी और पीटीआई का जितना मर्जी जय्यद किस्म का सियासतदान हो, कहानी वही है कि लोग सिर्फ इमरान खान को जानते हैं और उसी को मानते हैं। ना वो इस क़यादत के ऊपर उस तरह से इस वक्त 100% एतमाद करने के लिए तैयार हैं, ना इनकी काविशों से मुतमईन हैं और ना ही वो इनको स्पेयर करने के मूड में। अब मेरा जो एनालिसिस है ना वो दो लोगों के हवाले से है। मेरा कहना ये है कि दो ऐसे तबकात हैं जो इस वक्त लपेट में आएंगे बड़ी बुरी तरह और ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं लोगों को, आवाम के रिएक्शन को। इनमें दो लोग हैं, एक तो हुकूमत है जो ये समझ रही है कि ये आवाम कभी नहीं निकलेगी, इनका मिजाज ही नहीं है निकलने का, और ये आके भी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे भी बड़े टिच्चरें कर रहे थे, बड़े ताने लगा रहे थे कि जनाब हाँ जी आया नहीं वो फिर आपका इनकलाब स्टूडेंट्स का ये वो। तो इनको इस बात का पूरा यकीन है कि ये कौम कभी नहीं निकल सकती, ये बिल्कुल सोई हुई कौम है। तो एक तो ये हुकूमती लोग हैं, दूसरी तरफ जो पीटीआई की क़यादत है ये भी शायद थोड़ा मिस कैलकुलेट कर रही है। जो पीटीआई का वर्कर और जो इस वक्त सपोर्टर है, जो इमरान खान से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको भी शायद पीटीआई के लोग भी अंडर एस्टिमेट करेंगे। कहने को तो आके टॉक शोज़ में कहते हैं कि जी हम पे बड़ा दबाव है ये वो, लेकिन ये उसका सही तौर पर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। और ये मेरा ख्याल है कल किसी हद तक उन्हें एक झटका सा मिला है एक अंदाज़ा लगाने के लिए
उनको थोड़ा बहुत झटका लगा ज़रूर है उमर अयूब साहब को इस बात का कि जनाब लोग क्या सोच रहे हैं और वो कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो उनसे वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ जवाब देने की, उन्हें सेटिस्फाई करने की, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपने वर्कर को उस तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये पीटीआई की क़यादत भी अगर सोच रही है कि ये इस तरह मामला चलता रहेगा और अगर ये नहीं भी उस तरह सड़कों पे निकल पाएंगे तो तब भी लोग इनको स्पेयर कर देंगे, तो ये भी मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हुकूमत भी ये सोच रही है कि जितनी मर्ज़ी महंगाई हम करते रहें, जितना मर्ज़ी हम जिस मर्ज़ी लिमिट तक चले जाएं कानून और इंसाफ और आइन को दबाने में और उनका तिया पांचा करने में, और लोग नहीं निकलेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं मामले को। तो मुझे ये लग रहा है कि अब इन दोनों के लिए जो है ना मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है। और बज़ाहिर अगर तो पीटीआई की लीडरशिप इसके ऊपर एक बाकायदा जिम्मेदारी लेते हुए एक स्ट्रीम लाइन करे, यानी जिम्मेदारी लेते हुए एक एहतजाज को प्लान करें, तो वो एक अलग चीज़ होती है कि आप आते हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है, निकल जाती है, लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर लोग खुद से निकले तो फिर वो किसी की बात में नहीं सुनते। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि कंट्रोल्ड किस्म का एहतजाज हो और जिससे मकसद भी हासिल हो जाए और अमन व अमान का भी कोई मसला ना बिगड़े, तो फिर तो बेहतर ये है कि हुकूमत भी उन्हें एहतजाज करने दे और पीटीआई वाले भी अपने एहतजाज को खुद लीड करें। लेकिन अगर ये इस टाइम को इन्होंने मिस कर दिया तो फिर जो लोगों का एक अपने तौर पर निकलना होगा जब भी हो, वो फिर शायद ना पीटीआई वालों से संभाला जाएगा और ना हुकूमत वालों से संभाला जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि इस चीज़ को अब एक हद से ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बाकी इस पर नज़र रखेंगे, देखते हैं अगले व्लॉग में इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।